गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपने 11th में पढ़ा है, वो यहाँ पर को लग रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वीबीटी बोलते हैं। ये दी थी लिनियस पॉलिंग ने आपको। तो इसके जो फीचर्स हैं वो पहले आपने समझने हैं कि क्या है करके। पहला पॉइंट है कि एवरी मेटल आयन every metal ion when it forms a complex compound undergo formation of coordinate covalent bond। क्या मतलब है? जैसे कोई ये मेटल है, तो ये मेटल क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, ये मेटल क्या करता है, लिगेंड्स के साथ, लिगेंड इस मेटल के साथ क्या करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। दूसरी बात इसमें होती है बीबीटी की कि ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्योंकि आपको पता है लिगेंड्स जो है, देखो ये ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल आयन्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फॉर दिस मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। आपको पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका जो सेंट्रल मेटल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर फिल करते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर को जो मेटल आयन है वो एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह। थर्ड पॉइंट इसमें है द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड। जो डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। यानी कि जो मेटल आयन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 उसमें ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे, अगर 6 है तो उसमें 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे। द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड, हाँ, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। ये ध्यान देना है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है इसमें द मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी इसको देखेंगे आगे। दो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रोवाइड बाय द मेटल आयन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप्ड बाय ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। यानी कि जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल हैं और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वीबीटी का पांचवा पॉइंट है। इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट द नंबर ऑफ सच ओवरलैपिंग इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। इसके बाद अगला है द एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है इन्वॉल्व्स इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर n-1 डी और आउटर एन डी। बस जैसे अगर हम जनरली डोमिनेटिंग 3D सीरीज होती है, अगर वो 3D सीरीज इन्वॉल्व हो रही, एक हो रही 4D सीरीज, तो ये तो हो गई ND सीरीज और ये हो गई n-1 डी सीरीज। ठीक है। तो इसी से ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है दीज कॉम्प्लेक्स आर, जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, दीज कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो ये 3D वाला है इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे और 4D वाले को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। रेस्पेक्टिवली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेशन 6 कॉम्प्लेक्सेस। फिर अगला पॉइंट है इसमें इट इनर डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन देन इट इज थ्रू द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1 डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। जब 3 का डी पार्टिसिपेट कब करेगा, जैसे मान लीजिए 27 है, अब 27 में 4s2 3d7 होगा, अब मान लीजिए 2 पॉजिटिव हो गया तो तब भी 3d में 7 है। अब उसमें तो अनपेयर्ड कभी भी 3d ऐसे खाली मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है इसमें, लिगेंड्स का खेल होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग करवाता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवाता है। तो जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो वो पेयरिंग करेगा, तो वहाँ पर को वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे 3 में, इसलिए वहाँ पर को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है। और जहाँ पर को वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, उसको पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा तो क्या होगा कि जो आपका वो है क्या कहते हैं 3D में स्पेस होगी नहीं, तो कहाँ कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4D वाला, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। फिर जनरली ये बात इंपॉर्टेंट है देखना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोले तो 3D वाला,
वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है विथ लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेसर नंबर में होंगे, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। तो लेसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक का नेचर होगा या लेसर पैरामैग्नेटिक होगा। वाइल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है, इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी से आप इसको समझेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक तो वो कॉम्प्लेक्स की क्या बताने का काम आएगा, ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स, और दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उस चीज़ को भी हम वीबीटी के बेस पे बताते हैं। अब इसको हमें सबसे पहले समझना है कि देखिए जैसे कोई मेटल आयन है, कोई मेटल आयन है M0, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है। ऑक्सीजन स्टेट का 0 का मतलब इसने अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। तो इसका कन्फिगरेशन है, जैसे मान लीजिए 4s3d10, ये समझ लीजिए आप, ये ठीक है। तो 4s2 3d10 का मतलब क्या है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बन ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो इसमें पूरा फुली फिल्डेड है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन उसमें देगा। अब अगर M1 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल 1 पॉजिटिव में क्या होगा, जो ये 4s है इसमें से निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपको पहले भी बताया गया है, जब भी किसी ऑर्बिटल से में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे। तो 3d और 4s में आउटर मोस्ट कौन है, 4s, तो वहाँ से निकलेंगे। ये 3d है, समझ में आ गया ये। तो यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल हो जाएंगे। इसमें ज़रा गौर से देखना आप अभी ये। फिर अगर M पॉजिटिव की जगह पे M2 पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अब दोनों के दोनों 4s से तो दोनों के दोनों निकल जाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन ये फुली फिल्ड होगा। D आपका पूरा भरा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये M2 पॉजिटिव। अब ऐसे ही M3 पॉजिटिव होगा। M3 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन D से भी निकल जाएगा अब आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऐसे ही M4 पॉजिटिव होगा, तो M पॉजिटिव में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आउटरमोस्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो इसमें अब आपको ध्यान देना है, जो नीचे के दो कन्फिगरेशन थे, कौन से वाले, M3 पॉजिटिव और M4 पॉजिटिव, इनमें देखिए आपको यहाँ पर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और अनपेयर्ड, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। क्या नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर आप ऊपर के 3 देख रहे होंगे, तो ये जो ऊपर के 3 देख रहे हैं इनमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनका नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। समझ आ गए, 2 पी साथ नहीं आते, यानी पेयर्ड पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, पेयर्ड होगा डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये सबसे पहले आपको एक बात समझनी थी इसमें। ठीक है, अब दूसरी बात होती है, तो मेटल आयन में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये याद रखना है। इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, आप भूल जाएंगे फिर नहीं तो। अगर आपका मेटल आयन में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक होंगे अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका कैरेक्टर होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये नेचर होगा डायामैग्नेटिक। ये इससे मैग्नेटिक बिहेवियर समझने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, अच्छा, अब वीबीटी के हमको एक बात और समझनी है। देखिए आप, सबसे पहले तो एक बात हमने बोली थी कि इसमें जो बॉन्ड का खेल है, जैसे ये मेटल है, इससे लिगेंड्स लगे हैं आपके, ये ऐसे, ये आपके लिगेंड्स लगे हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके लिगेंड्स है बाहर, और ये मेटल आयन है बड़ा वाला जो दिखा रखा है बीच में। अब क्या होता है,
कि ये मेटल आयन से लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होता है, जो लिगेंड्स होता है उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, ये लिगेंड्स की। और ये लिगेंड्स टू टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है SFL और नंबर टू होता है WFL। SFL वो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब इन लिगेंड्स का आपको इफेक्ट देखना है, वीक फील्ड का और स्ट्रॉन्ग फील्ड का, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। देखिए पहला पॉइंट, जब क्या लगा होगा STRONG, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखिए CN निगेटिव, CN निगेटिव ग्रुप जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका जो है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसे बोलते हैं COOR, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, वो है FeCN6 निगेटिव, समझा ना। अब इसको पहले कन्फिग्रेशन करेंगे। Fe26 होता है तो 26 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऑर्गन लिख लिया 18, 4s2 और 3d6। अब 4s2 3d6 को हम फिल करके दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे Fe का, ठीक है। Fe का 4s2 3d6 दिखाना है हमको, तो देखिए ये हो गया 4s2 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3d6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 4s2 3d6। अब भैया इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, देखिए 3 निगेटिव का चार्ज है, CN की 6 निगेटिव हो गई तो वहाँ जाएगी +6, प्लस इसमें C निगेटिव गया तो +3, तो Fe की कितनी आ गई +3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत मेहनत कर रखी पहले तो आते ही आपको। तो Fe3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ऑर्गन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इससे 4s से गायब हो जाएंगे, एक 3d से चल जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 4s खाली बचेगा और 3d5 बचेगा ऐसे, ये 1 2 3 4 5। यहाँ तक तो सेम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी, वीक फील्ड लिगेंड में। अब आपने यहाँ पर को इसको खेल समझना है। देखिए अब यहाँ पर को जो लिगेंड अटैक कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LIGAND, लिगेंड अटैक। वो कौन कर रहा है, CN1 निगेटिव। और CN1 निगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इसमें फोर्स डालता है, इसको लिखेंगे FORCED, फोर्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स डालेगा तो कैसा बन जाएगा, ये देखिए फोर्स डालने के बाद ये ऐसा बन जाएगा जैसे ये तो 4s हो गया, ये तो आपका 4s हो गया और ये 3d हो गया। ये 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है, 3d में था 1 2। अब देखिए ये इसको पेयर कैसे करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देगा, इसको यहाँ फिल कर देगा, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, एक खाली रह जाएगा, ठीक है, एक अनपेयर्ड रहेगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब इसने लिगेंड ने फोर्स डाला तो फोर्स डालने से ये 2 ऑर्बिटल डी के, ये 2 ऑर्बिटल क्या रहेगा, यहाँ पर को वैकेंट रहेगा, जिसमें आके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। समझ में आ गई बात। तो अब ये तो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है, पेयरिंग होती है, ये बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का हो गया। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, D3D में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा हमेशा जनरली, ठीक हो गया। इसके बाद अगला आता है वीक फील्ड लिगेंड, इसको समझना है आपने। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में एग्जांपल जैसे हमें लिखना है Cl1 निगेटिव टाइप या F निगेटिव टाइप, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखना है, जैसे
कोऑर्डिनेशन स्पेयर जैसे हो गया Fe F6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब Fe का यहाँ पर कन्फिगरेशन करेंगे। Fe का कन्फिगरेशन पर अभी भी लिखा था वही तो है। Fe का क्या होगा, Fe का कन्फिगरेशन होगा आर्गन 18 4s2 3d6 होगा। तो 4s2 ये दिखा दीजिए और ये 3d6 ऐसे दिखा दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, -6 -3 वही +3 आ गई। तो Fe+3 कैसे निकलेगा, ऑर्गन तो ऐसे ही रहेगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। ये 4s 0 हो गया और ये 3d 5 हो गया। ये 1 2 3 4 5 इतना तो सब दोनों में ही सेम था, पहले बताया था मैंने। अब यहाँ पर अटैक करने वाला लिगेंड कौन है, जो यहाँ पर को LIGAND लिगेंड्स अटैक कौन कर रहा है, F नेगेटिव। F नेगेटिव अटैक कर रहा है किसमें, Fe3 पॉजिटिव मेटल में। तो ये यहाँ पर को उतना फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या है, WFL है। तो यहाँ पर लिखिए नो पेयरिंग RING, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो ये 3D में स्पेस ही नहीं होगा। तो 3D में स्पेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4D में जाएगा। तो इसलिए वीक फील्ड लिगेंड आपको क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको क्या करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके बेसिस पे इनका शेप एंड साइज देखते हैं। इसको समझना है फटाफट आपने ज़रा देखिए। जैसे हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल पे सबसे पहले कॉलम पे हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये कॉलम पे हमने सबसे पहले लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, फिर ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और फिर एग्जांपल उनके कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp एक 4s पार्टिसिपेट करेगा और एक 4p पार्टिसिपेट करेगा। स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ये बीच में मेटल आयन है और ये दो लिगेंड्स लगे, 180 का इसमें एंगल हो गया तो स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। इसके ये दो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर ऐसे ही 3 वाले के लिए देखिए, अगर 3 है तो sp2 एक 4s एक 4px और एक 4pi पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा, ऐसे सेंटर में मेटल होगा और ट्राइगोनल ऐसे करके लिगेंड लगेंगे, HgI3 नेगेटिव इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर 4 हैं, 4 में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, खासतौर पे टेट्राहेड्रल और 2 स्क्वायर प्लानर की पॉसिबिलिटी। टेट्राहेड्रल में 4s 4p 4py और 4pz करेंगे। तो ये सेंट मेटल है, इसमें 4 ये लिगेंड लगे हैं। टेट्राहेड्रल जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर, और ये इसके एग्जाम्पल हो गए टेट्राहेड्रल वाले। ठीक है, 4dsp2 में क्या होगा, 3d पहले आ जाएगा, और अगर sp3d है तो उसमें 4d आएगा। बस ये डिफरेंस है इन दोनों 4 वाले में, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर d पहले आ रहा है तो 3d यूज़ हो रहा है, और d बाद में आ रहा है तो 4d यूज़ हो रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लानर, ये इनका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, और ये दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर को लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर 5 वाला है, 5 में dsp3 होगा, 3d स्क्वायर 4s 4p 4py और 4pz वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ये सेंट्रल मेटल है, ये 3 लिगेंड ऐसे लगे हैं और 2 लिगेंड यहाँ पर लगे हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 11th में आपने सब ये पढ़े भी हैं। ठीक है, उसके बाद 5 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर पे फिर sp3d 4s होगा, 4px होगा, 4py होगा, 4pz होगा, 4dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ये बताइए आपको, और ये दो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही फिर क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है 6 वाले। तो 6 वाले में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको पता है। 6 वाले में एक तो d2sp3 d2 आ रहा है तो इसका मतलब फिर वही 3k d ने पार्टिसिपेट किया है। अगर sp3d2 आ रहा है इसका मतलब 4k d ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी सब सेम है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नीचे वाला d2 अगर बाद में आ रहा है, अगर d पहले आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 लिगेंड, 5वां और 6ठा लिगेंड नहीं लगा है, बीच में सेंटर मेटल है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो वीबीटी से एक तो हम ज्योमेट्री पता करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए एक समझना है, हाइब्रिडाइजेशन को समझना है कि कैसे हम इसमें देखते हैं करके। स्क्वायर प्लानर के लिए देख रहे हैं, पहले इसके लिए देख रहे हैं। देखिए किसके लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 डिहाइब्रिडाइजेशन, पहला केस ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इसको समझते हैं कैसे। लिगेंड लगा है वीक WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड लगा है, एग्जाम्पल है जैसे NH3, ठीक है क्या। तो कॉम्प्लेक्स है जैसे CuNH3 का होल 4 आपका 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब Cu इसमें कौन निकालेंगे, NH3 का 0 ही होता है, 0 तो 2 पॉजिटिव ही आ गई, Cu 2 पॉजिटिव आ गई। Cu 2 पॉजिटिव कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसे पहले Cu का लिखेंगे क्या, 4 3D10 और 4S1 ये लिखेंगे, बाकी इससे पहले ऑर्गन होगा। Cu2 पॉजिटिव का लिखेंगे, ऑर्गन लिख देंगे, ऑर्गन के बाद 3D और 9, एक यहाँ से निकल गया एक यहाँ से निकल गया, तो 4S1 क्योंकि 2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब इसको भर के देखेंगे तो 3D9 तो ये फुली फिल्ड है, जैसे ये 3D9 ये फिल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद ये 4S होगी, फिर ये 4P होगी और फिर ये 4D होगी, ठीक है। तो ये 4S 4P 4D। अब आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है, हम कह रहे हैं NH3 क्या है, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं लगाएगा कि जिससे कि अपने को पेयर कर पाए। तो अब क्या होगा, एक तो अपने लोन पेयर को इधर डाल देंगे, है ना ये, और एक अब जो D यूज़ होगा 3D यूज़ ना होकर कौन सा D यूज़ होगा, उसमें 4D यूज़ होगा, आगे बात समझ। तो ये sp2 d ऑर्बिटल आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D9 4S0 इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ऐसे ही दूसरा देखते हैं DsP2 में, देखिए जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, जैसे Cn नेगेटिव है वो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जैसे एग्जांपल देखेंगे NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इससे Ni की निकालते हैं, Ni का जो होता है CuNi 28 होता है, तो ये Ar लिख लिया, फिर 3D8 4S2 हो जाएगा। अब NiCN4 का 4 2 + 2 हो गई, तो Ni जब +2 होगी तो ये निकल जाएगा 3D8 हो जाएगा, तो 3D8 ये भरेंगे, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D8 हो जाएगा और ये खाली 4S हो जाएगी, है ना। लेकिन क्योंकि कैसा है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो रीअरेंजमेंट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल देगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ये इसको यहाँ डाल देगा तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो इधर वाला खाली रह जाएगा आपका, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिसिपेट इसमें करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड होगा, तो ये वाला इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो एक D यूज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस तरह से इसमें हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ध्यान देना है, जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाले का भी स्क्वायर प्लानर होगा ज्योमेट्री, और नीचे वाले की भी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर होगी, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा बना रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसकी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद VBT जो होती है, उस VBT में स्ट्रॉन्ग, देखो VBT कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को क्लासीफाई नहीं कर पाती है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है कि कौन वीक फील्ड लिगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए किया, सेम तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले उसके लिए 6 के लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें VBT जो है आपकी, कुछ एग्जांपल हम अगले टॉपिक पे आपको बताएंगे। अब जो VBT है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, देखिए लिमिटेशंस क्या हैं। पहली बात तो क्या होता है कि VBT क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ एजम्पशन, ठीक है। आप दूसरी बात क्या है कि इससे इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, देखिए
एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर पता नहीं कर पा रहे हम, वीबीटीसी की लिमिट है दैट डज नॉट हेल्प्स अंडरस्टैंड। एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं समझ रहे। इन n-1 D7 कन्फिगरेशन अगर है तो ऑक्टाहाइड्रल का म्यू टेट्राहाइड्रल की म्यू से ग्रेटर क्यों हो जा रहा है, इसको हम वीबीटी से नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्व म्यू फॉर CO2 पॉजिटिव एंड Ni2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड म्यू एस, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती वीबीटी। चौथा पॉइंट है कि वाई Cu2 पॉजिटिव फॉर डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। कलर एग्जिबिट बाय कॉम्प्लेक्स, कैसे कलर दे रही, इसको ये वीबीटी नहीं समझा पा रही है। और केमिकल ऑब्लिक थर्मोडाइनमिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको वीबीटी नहीं समझा पा रही है। यानी कि इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of coordination number 4 complexes, उसको नहीं पता पा रही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं कर पा रही है वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिससे पहले आपको बताया है। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी वाली जो बात आई थी यहाँ पर, को इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो इतने ये आप लिमिटेशंस हैं किसकी, वीबीटी के। इसलिए इनकी जो समस्याओं को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद, एक तो हम पढ़ेंगे इसी में थोड़ा सा वीबीटी को रिलेट करते हुए मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर समझ नहीं आया तो यहाँ पर क्या था, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है।